हॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स भूल जाओगे अगर आपने ये मैचेस देख लिए तो, क्योंकि इन मैचेस में एक्शन, ड्रामा और इमोशन सब कुछ भर भर के था। और भाई जो क्लाइमैक्स था वो तो क्या ही बताऊं, आप वीडियो में खुद देख लेना। नंबर 8, अब जो मैच है वो जाना जाता है अपने परफेक्ट रिवेंज मोमेंट के लिए। और इस मैच में इंडिया ने दिखाया था कि असली गुंडागर्दी होती क्या है। लेकिन इस मैच से पहले हम इसकी एक बैक स्टोरी जान लेते हैं। साल 2002 में इंग्लैंड की टीम 6 ओडीआईस खेलने के लिए इंडिया आई थी। अब इस सीरीज का 5 ओडीआईस के बाद हाल कुछ ऐसा था। इंडिया ने 5 में से 3 मैचेस जीते थे और इंग्लैंड ने 2। इट मींस जो लास्ट मैच था वो डिसाइडर था। या तो इस मैच को जीतकर इंडिया इस सीरीज को जीत जाती या फिर इंग्लैंड इस मैच को जीतकर ये सीरीज 3-3 से ड्रॉ कर देती। इस सीरीज का लास्ट मैच खेला गया वानखेड़े स्टेडियम में। इस मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को सिर्फ 255 पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन चेस करते हुए इंडिया 5 रन से शॉर्ट रह गई और 250 पर ऑल आउट होकर सिर्फ 5 रन से इस मैच को हार गई और इंग्लैंड ने सीरीज को ड्रॉ कर लिया। लेकिन इस मैच का एक मोमेंट ऐसा था जो कि इंडिया के लिए इस मैच को हारने से भी ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि इंडिया की लास्ट विकेट लेकर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने पूरे वानखेड़े स्टेडियम में अपनी शर्ट उतारकर चक्कर मारा था। Bowled in. It's all over for India. Flintoff takes his shirt off. As you would expect, England have won the 6th one-day international and more importantly, the series scored 3-all. So अब फ्लिंटॉफ की इस हरकत ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया था सौरव गांगुली को, जो कि उनके रिएक्शन से साफ दिखाई दिया था। क्योंकि जैसे ही फ्लिंटॉफ ने अपनी शर्ट उतारी वैसे ही गांगुली सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और उसी टाइम उन्होंने ये सोच लिया कि इसका बदला तो लिया जाएगा। और फिर इस मैच के 6 महीनों बाद उन्हें मौका मिलता है इस बदले की आग को बुझाने का, जब इंग्लैंड के लॉर्ड्स में नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल खेला जाने वाला था। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के इस फाइनल में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके 326 का एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया। अब बारी थी इंडिया के इस बड़े टारगेट को चेस करके बदला लेने की। ओपनिंग में वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने बढ़िया शुरुआत दी और पहली विकेट के लिए 106 रनों की पार्टनरशिप कर दी। लेकिन जैसे इंडिया की पहली विकेट गिरी उसके बाद विकेट्स की झड़ी लग गई और देखते ही देखते 40 रनों के अंदर इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो गए और अब इंडिया का स्कोर 5 विकेट्स पर सिर्फ 146 था। लेकिन फिर यहाँ से इस पारी को संभाला युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने। इन दोनों ने काउंटर अटैक करा और 146 से इंडिया का स्कोर 267 तक ले गए और इस मोमेंट पर युवराज सिंह 69 के स्कोर पर अपनी विकेट खो देते हैं। Top edge taken. Judah takes the catch. युवराज की विकेट गिरने पर इंडिया को 50 गेंदों में 60 रन चाहिए थे, जो कि ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन इंडिया की बैटिंग में अब उनकी टेल आ चुकी थी। युवराज के बाद मोहम्मद कैफ का साथ देने आए थे हरभजन सिंह और इन दोनों ने भी धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बिल्ड करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ये पार्टनरशिप 47 की हुई वैसे ही फ्लिंटॉफ की इस यॉर्कर ने हरभजन सिंह को बोल्ड करके वापस भेज दिया। Flintoff does it. Clean bowls him. भज्जी की विकेट काफी क्रूशियल टाइम पर आई थी, क्योंकि इंडिया जीत से सिर्फ 12 रन दूर थी और गेंदें अभी 15 बाकी थी। लेकिन जैसे ही भज्जी की ये विकेट आई इंग्लैंड ने एक बार फिर से इंडिया पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और भज्जी की विकेट के सिर्फ 2 गेंदों बाद फ्लिंटॉफ ने अनिल कुंबले को भी 0 पर वापस भेज दिया। Quick delivery from Flintoff. Appeal, up goes the finger. Kumble's going to have to go. Steve Buckner's finger's gone up. अब इन 2 लगातार विकेट्स ने इंडिया पर प्रेशर बढ़ा दिया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सेट मोहम्मद कैफ अभी भी पिच पर थे और वो अपनी विकेट बचाकर इंडिया को जीत के काफी करीब ले आए। कैफ के चौके के बाद इंडिया को अब लास्ट ओवर में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। लास्ट ओवर डालने आए एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जिन्होंने अपनी पहली 2 गेंदें जहीर खान को डॉट डाल दी, लेकिन तीसरी बॉल को कवर पर मारते ही जहीर खान भाग आए। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में था और डेंजर एंड पर भाग रहे थे मोहम्मद कैफ। फील्डर ने डायरेक्ट हिट मारी, लेकिन उन्होंने स्टंप्स को मिस कर दिया और ओवरथ्रो के चलते कैफ और जहीर ने दूसरा रन भी भाग लिया और इंडिया इस बड़े टारगेट को चेस करके नेटवेस्ट सीरीज को जीत चुकी थी। लेकिन अब बारी थी बदला लेने की, जो कि सौरव गांगुली भूले नहीं थे। उसने लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े होकर सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी और वानखेड़े का वो बदला पूरा कर लिया। Full toss. They go for the signal this time. A throw and a miss. They're going to get back for 2. India are home. Lords goes wild. Zahir Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. नंबर 7, भाई ये वाला जो मैच है इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें अंडर प्रेशर और जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी हमारे फेवर में नहीं होगा। ये है 2009 T20 वर्ल्ड कप का ओपनर मैच, जो कि इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर्स में 162 रन बना दिए। Good finish, and there could be no. It decides not to attempt the run out, or there was the fumble that prevented him from doing it. So 20 overs gone. England
after being asked to bat first. They've got 162 for 5. इस टारगेट को चेस करते हुए नीदरलैंड्स की स्टार्ट अच्छी नहीं रही और पहले ओवर में सिर्फ 2 के स्कोर पर उनकी पहली विकेट गिर गई। It's gone straight up in the air. It's going to be out. Stuart Broad will take the catch. The first wicket has fallen. भले ही नीदरलैंड्स की पहली विकेट जल्दी गिर गई हो, लेकिन उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर था कि भाई हमें सिर्फ ये मैच जीतना है। उनके बैट्समैन सिर्फ रन बनाने का सोच रहे थे, जिस दौरान उनकी विकेट्स भी गिर रही थी। लेकिन रन बनाने के इंटेंट में छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई, जिसके चलते नीदरलैंड्स का स्कोर 18 ओवर में 6 विकेट्स के नुकसान पर 146 पहुंच चुका था और अब उन्हें 12 गेंदों में सिर्फ 17 रन चाहिए थे। एंड 19वें ओवर में 10 रन आने के बाद ये टारगेट 6 गेंदों में सिर्फ 7 रह गया था। अब लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और वो अपनी पहली 5 गेंदों में सिर्फ 5 सिंगल देते हैं और अब आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे। ब्रॉड ने अपनी लास्ट बॉल डाली, जिसे बैट्समैन ने वापस ब्रॉड की तरफ मार दिया और ब्रॉड ने अपनी रीच का यूज करके इस बॉल को फॉलो थ्रू में ही रोक लिया था। अब बैट्समैन ने जैसे ही शॉट खेला था वो तो रन के लिए भाग आया था, लेकिन ब्रॉड के पास पूरा मौका और पूरा टाइम था इस बैट्समैन को रन आउट करने का, बट जल्दबाजी के चलते ब्रॉड की ये डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स को मिस कर देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था कि इस थ्रो को कोई भी फील्डर बैकअप नहीं करता, जिसे नीदरलैंड्स को ओवर थ्रो के चलते एक की जगह 2 रन मिल जाते हैं और जिस मैच को इंग्लैंड या तो जीत सकती थी या फिर ड्रॉ तो कर ही सकती थी, उस मैच को जल्दबाजी के चक्कर में वो हार गई और इस मैच से 2009 के T20 वर्ल्ड कप की एक जबरदस्त ओपनिंग हुई थी। Here's the final ball. 2 runs to win for Netherlands. Stuart Broad stops it, doesn't get the direct hit. He's coming back for the second. Would you believe it? Overthrow gives Netherlands a win. And what an upset in the very first game of the ICC World 2020. नंबर 6, ये वाला जो मैच है इसमें आपको इंडिया के तो ग्रेटेस्ट फिनिशर एक साथ एक्शन में दिखेंगे। 2016 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच। पहली इनिंग में शेन वॉटसन ने इंडिया की जबरदस्त पिटाई करी और उनके नॉट आउट 124 रनों ने ऑस्ट्रेलिया को 197 के स्कोर तक पहुंचा दिया एंड 198 का टारगेट चेस करते हुए इंडिया के टॉप ऑर्डर ने बढ़िया शुरुआत दिलाई। 38 गेंदों में 52 रन बनाए रोहित ने, 9 गेंदों में 26 बनाए शिखर धवन ने और 36 गेंदों में 50 बनाए विराट कोहली ने। लेकिन इन तीनों के आउट होने के बाद इंडिया को अब भी 5 ओवर्स में 50+ रन चाहिए थे एंड इस मोमेंट पर पिच पर इकट्ठा हुए सुरेश रैना और युवराज सिंह। वैसे तो रैना बिना बॉल खेले वापस जा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर ने स्टंपिंग का एक इजी चांस मिस कर दिया था। From the spinner. This is 2-0. Young boy keeping tonight. अब इस स्टंपिंग के मिस होने के बाद रैना ने अपना खाता ही छक्के से खोला था। And then goes aerial and it costs him 6 just to rub it right in. भाई आज रैना के बैट से बॉल बढ़िया टाइम हो रहा था और वो ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वही दूसरी और युवराज सिंह को स्टार्टिंग में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। 19वें ओवर के एंड तक इंडिया का स्कोर था 181 पर 3। रैना 22 गेंदों में 41 पर खेल रहे थे और युवराज 9 गेंदों में सिर्फ 5 पर और इंडिया को लास्ट 6 गेंदों में चाहिए थे 17 रन। एंड अब बारी है इस लास्ट ओवर के ड्रामा की। ओवर डालने वाले थे एंड्रयू टाई और पहली बॉल के लिए स्ट्राइक पर थे युवराज सिंह, जिनके बैट से आज बॉल लग नहीं रहा था, लेकिन कहते हैं कि भाई हाई प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस काम आता है, जो कि युवराज सिंह ने यहाँ दिखाया था। टाई की पहली बॉल और युवराज सिंह ने इसे चौके के लिए भेज दिया। Here we go, last over. Heaved away, that's 4 of them. One bounce. That's the start you need when you're trying to get 17. इस चौके के बाद अब 5 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी बॉल के बाद ये रन रह गए थे सिर्फ 7, क्योंकि दूसरी बॉल को युवराज सिंह ने छक्के के लिए मार दिया था। Heaved away. It's got all of it, has he? He has. 4-6. अब इस छक्के के बाद एंड्रयू टाई की तीसरी बॉल भी टांगों पर होती है, लेकिन युवराज सिंह इसे मिस कर देते हैं और सुरेश रैना दूसरे एंड से रन के लिए भाग आते हैं, लेकिन लकीली कीपर स्टंप्स को मिस कर देता है और इंडिया के स्कोर में 1 रन और जुड़ जाता है। Oh, it's over the stumps. They're going to run through, and Bancroft misses. अब चौथी बॉल पर रैना ने दुक्का भाग लिया और रन रह गए सिर्फ 4, जिसे 5वीं बॉल पर रैना ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, क्योंकि इस बॉल को रैना ने ऑलमोस्ट चौके के लिए भेज दिया था और वो जीत को सेलिब्रेट भी करने लगे थे, लेकिन बॉल को बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने पकड़ लिया और इंडिया को सिर्फ 2 रन मिले। Well struck again. That could be it. Now Boyce will get around. He's got to get it in. They only get
2. भाई अब दी मैच की आखिरी बॉल और रन चाहिए थे 2। इस बॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लेग साइड को पैक कर दिया था और एंड्रयू टाई ने भी इस बॉल पर रायना की बॉडी को टारगेट करा, लेकिन फील्ड देखकर रायना पहले से समझ चुके थे कि बॉल उनके शरीर पर आएगी और अगर वो उसे लेग साइड पर मारेंगे तो वहाँ वो आउट भी हो सकते हैं या फिर उन्हें सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। सो इस बॉल के लिए रायना ने अपने स्टंप्स छोड़े और बॉडी की इस बॉल को कवर के ऊपर से उठाकर मार दिया, जहाँ कोई भी फील्डर नहीं होता और रायना को इस बॉल पर चौका मिल जाता है और इसी चौके के साथ इंडिया लास्ट बॉल पर इस मैच को भी जीत जाती है। To the win. It's through. They've got it, India. What a win that is. They've chased down 197 off the last ball and won the series 3-0. नंबर 5। अब जो मैच है वो ओडीआई हिस्ट्री का हाईएस्ट रन चेज वाला मैच है। ये मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2006 में। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पहले बैटिंग करती है और टॉप ऑर्डर के अटैक के चलते 50 ओवर में 4 विकेट्स खोकर 434 का एक माउंटेन स्कोर खड़ा कर देती है। Brett Lee has smashed it away down towards square leg. Kemp hovers down there but then pauses. In comes his throw. And that is the end of the innings. A wonderful batting performance by the Australians. Of that there is no doubt. A world record batting performance. भाई जब सामने इतना बड़ा टारगेट रखा जाएगा तो कोई भी टीम 50% मैच उसे देखकर ही हार जाएगी और साउथ अफ्रीका जब इस टारगेट को चेज करने उतरी तो उनकी पहली विकेट सिर्फ 3 के स्कोर पर गिर गई। अब विकेट्स भले ही गिर जाएं, लेकिन अगर इतना बड़ा टारगेट चेस करना है तो विकेट्स को भूलकर सिर्फ एक ही इंटेंट से खेलना होगा और यही इंटेंट दिखाया था कैप्टन ग्रेम स्मिथ और हर्षल गिब्स ने। इन दोनों खिलाड़ियों ने दोनों एंड से मारना शुरू किया और दूसरी विकेट के लिए 187 रनों की पार्टनरशिप कर दी और ये पार्टनरशिप टूटी 23वें ओवर में जब माइकल क्लार्क इस बॉल को ग्रेम स्मिथ बाउंड्री के बाहर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधा मिड विकेट के हाथ में जाता है और ग्रेम स्मिथ 55 गेंदों में 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। Now is at the turning point. Look at the delight on Michael Clarke's face and more importantly Michael Hussey's. स्मिथ की विकेट के बाद हर्षल गिब्स का साथ देने आए एबी डिविलियर्स और हर्षल गिब्स का जो इंटेंट था वो अभी भी अटैकिंग था और इस चौके के साथ 24वें ओवर में गिब्स ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। There it is. Just won 16 ODI hundreds for him. अब सेंचुरी के बाद गिब्स हर बॉल पर अटैक कर रहे थे और उनके साथ ही डिविलियर्स अपनी विकेट बचाकर खेल रहे थे, लेकिन गिब्स की बैटिंग देखकर डिविलियर्स का भी मन करा कि थोड़े बहुत लंबे शॉट मैं भी मार लूं और उसी दौरान डिविलियर्स 14 के स्कोर पर अपनी विकेट्स गंवा देते हैं। No, he's hit that. It's in the air. This is going to be caught. Will it be caught? Yes, he's gone. That's the end. डिविलियर्स के साथ साउथ अफ्रीका के अब 3 खिलाड़ी वापस जा चुके थे, लेकिन भाई हर्षल गिब्स आज रुकने वाले नहीं थे। वो चौके और छक्के मारते गए और ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिंगल हैंडेडली इस मैच को जिताकर ही वापस आएंगे, लेकिन जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 299 पहुंच जाता है तब हर्षल गिब्स की ये मास्टर क्लास पारी भी खत्म हो जाती है और गिब्स अपनी इस पारी में 111 गेंदें खेलकर 175 रन बना गए थे। हर्षल गिब्स जिस मोमेंट पर आउट हुए तब तक साउथ अफ्रीका इस मैच में लीड कर रही थी, क्योंकि अब उन्हें 18 ओवर्स में सिर्फ 136 रन चाहिए थे और उनकी 6 विकेट्स अभी भी बाकी थी। बट गिब्स के आउट होने के बाद विकेट्स जल्दी जल्दी गिरने लगी थी, लेकिन एक चीज अच्छी हो रही थी कि जो भी बैटर आ रहा था वो आउट होने से पहले तेज गति से थोड़े बहुत रन्स बनाकर जा रहा था और मार्क बाउचर ने एक तरफ से अपनी विकेट को संभाल कर रखा था। रन्स बन रहे थे, विकेट्स भी गिर रही थी और ये मैच पहुंच चुका था अब लास्ट ओवर में, जिसका सिनेरियो कुछ ऐसा था। साउथ अफ्रीका 8 विकेट्स खोकर 428 पर पहुंच गई थी और 6 गेंदों में अब उन्हें सिर्फ 7 रन चाहिए थे और अफ्रीका के फेवर में एक अच्छी चीज थी कि मार्क बाउचर अभी भी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन भाई इस लास्ट ओवर में होने वाला था एक क्लासिक ड्रामा। लास्ट ओवर डालने वाले थे ब्रेट ली और पहली बॉल खेलने के लिए स्ट्राइक पर थे मार्क बाउचर, जिन्होंने इस बॉल को सामने मारा, लेकिन ब्रेट ली ने अपने पैर से बॉल को रोक लिया और पहली बॉल पर सिर्फ सिंगल आया। इस सिंगल के बाद ऑस्ट्रेलिया खुश थी क्योंकि अब स्ट्राइक पर आ चुके थे गेंदबाज एंड्रयू हॉल, लेकिन भाई ब्रेट ली ने जब एंड्रयू हॉल को बॉल डाली तो उन्होंने इस बॉल को चौके के लिए भेज दिया था। अब इस चौके के बाद एंड्रयू हॉल कॉन्फिडेंस में आ चुके थे, लेकिन अगली बॉल पर ब्रेट ली ने एंड्रयू हॉल को उनके कॉन्फिडेंस के साथ वापस ड्रेसिंग रूम भेज दिया था। Oh, he's had a go, he's out! Oh, he's out!
भाई ये मैच इस मोमेंट पर आकर काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था। साउथ अफ्रीका को 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और अफ्रीका का लास्ट खिलाड़ी अब पिच पर आ चुका था। ब्रेट ली की सिर्फ एक परफेक्ट यॉर्कर चाहिए थी और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाती और साउथ अफ्रीका का इतना स्ट्रगल फेल हो जाता। लेकिन भाई ये एक ऐसा मैच था जब साउथ अफ्रीका ने चोक नहीं किया था। ब्रेट ली की चौथी बॉल जिसे मकाया नतीनी ने जैसे तैसे रोक लिया और सिंगल भाग लिया, जिसके साथ ही ये मैच ड्रॉ हो चुका था, यानी कि साउथ अफ्रीका अब इस मैच में हार नहीं सकती थी। और ब्रेट ली की अगली बॉल पर मार्क बाउचर के इस चौके ने साउथ अफ्रीका को जीत भी दिला दी और ये मैच बन गया क्रिकेट हिस्ट्री का हाईएस्ट रन चेज वाला मैच। नंबर 4 भाई जब बात हो रही हो लास्ट ओवर फिनिश की तो हम एमएस धोनी को भला कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितने मैचेस एमएस ने लास्ट में जाकर फिनिश किए हैं उतने आई थिंक किसी दूसरे प्लेयर ने नहीं किए होंगे। एंड उन्हीं में से एक मैच था ये वाला 2013 इंडिया और श्रीलंका का सेल्कोन कप फाइनल। इंडिया को लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ एक बाकी थी, बट क्रीज पर खड़े थे एमएस धोनी। श्रीलंका की तरफ से इस लास्ट ओवर को डालने के लिए आते हैं इरांगा, जिनकी पहली बॉल पर धोनी ने जोर से बैट घुमाया, लेकिन बैट और बॉल आसपास भी नहीं आ पाते और ये बॉल डॉट हो जाती है। अब इतने रन चाहिए और पहली बॉल डॉट हो जाए तो सारा प्रेशर बैट्समैन पर आ जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे कि धोनी को हाई प्रेशर में उनकी कामनेस के लिए जाना जाता था और दूसरी बॉल पर एमएस ने इसका प्रूफ भी दे दिया जब इरांगा की इस बॉल को धोनी ने स्टेडियम के टॉप पर मार दिया था। That is big. Length within reach of Dhoni. अब इस छक्के के बाद 4 गेंदों में 9 रन रह गए थे और अगली बॉल पर ये रन रह गए सिर्फ 5, क्योंकि धोनी ने इस बॉल पर एक चौका जड़ दिया। और ओवर के स्टार्ट में जहां 15 रन काफी ज्यादा लग रहे थे, वहीं चौथी बॉल पर धोनी के इस छक्के ने 2 गेंदे रहते इंडिया को ये मैच 1 विकेट से जिता दिया था। Magnificent. Magnificent Mahindra. नंबर 3 अब जो मैच है उसने एक यंग खिलाड़ी का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जो कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की जो बैटिंग जबरदस्त फॉर्म में थी वो फाइनल में आकर कोलैप्स हो गई। Picked up. Looked a good shot, but might go straight to the field. Up in the air, should be gone. Oh, glove. Will it carry? He hasn't hit this well enough. John. अब इस कोलैप्स के चलते इंग्लैंड 20 ओवर में सिर्फ 155 रन ही बना पाई थी और वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स के सामने ये स्कोर काफी कम सा लग रहा था। लेकिन इस मैच में वेस्ट इंडीज की पावर हिटिंग ही उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि पहले 3 ओवर्स के अंदर उनके 3 बड़े प्लेयर्स हिटिंग के चक्कर में वापस ड्रेसिंग रूम चले गए। It's gone a long way up and the plan could work. Mid-on sets himself. It's Joe Root, would you believe it? He's hit that one. He could be gone again. He is gone again. Oh, is that going down or is it out? It's out. It's Willie, it's 3. 11 के स्कोर पर 3 विकेट्स गिरने के बाद इंग्लैंड ने इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने भी अपना इंटेंट बदला और थोड़ा डिफेंसिव हो गए। मार्लन सैमुअल्स और डीजे ब्रावो रनर बॉल खेलने लगे और दोनों में एक बढ़िया पार्टनरशिप होने लगी और इसी बीच ग्राउंड में एक ड्रामा हुआ। प्लंकेट की बॉल पर मार्लन सैमुअल्स कोर्ट बिहाइंड आउट हो गए और वो वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए, लेकिन फिर उन्हें वापस बुला लिया जाता है क्योंकि रिप्ले में देखा जाता है कि बॉल विकेट कीपर बटलर के हाथ से पहले जमीन पर टच हो गया था। Flash and gone. Not out, he's back in there. अब इस बड़े जीवनदान के बाद सैमुअल्स और ज्यादा संभल कर खेलने लगे और रनों की गति भी तेज हो गई और सैमुअल्स ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन उनके 50 होते ही उनके साथी डीजे ब्रावो अपनी विकेट गंवा देते हैं। Oh, up in the air. Should be taken. Is taken. ब्रावो की ये विकेट इंग्लैंड के लिए काफी लकी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद डेविड विली ने अपने एक ही ओवर में एंड्रे रसेल और कैप्टन डैरेन सैमी को 1 और 2 के स्कोर पर वापस भेज दिया था। It's hard. Has that been taken? It has. Who else? Ben Stokes. What a fielder he is. Up and over the offside. Another catch. Taken again.
It's wi- अब इन 2 बड़े विकेट्स के बाद इंग्लैंड ने इस मैच पर अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि वेस्ट इंडीज को 4 ओवर्स में अब ऑलमोस्ट 50 रन चाहिए थे और उनके 6 खिलाड़ी वापस जा चुके थे। लेकिन इस पॉइंट से मार्लन सैमुअल्स और ब्रैथवेट के कुछ अलग ही प्लान्स थे। दोनों ने आड़े तिरछे शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिससे जल्दी से रन आने लगे और ये मैच अब पहुंच चुका था इस मैच के फाइनल ओवर में। वेस्ट इंडीज को 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे और ये रन बचाने का जिम्मा था बेन स्टोक्स के हाथों। एंड फिर जो इस ओवर में हुआ वो तो आप सभी जानते ही होंगे। स्टोक्स की ब्रैथवेट को डाली गई पहली बॉल 6, दूसरी बॉल 6, तीसरी बॉल 6 और चौथी बॉल एक और 6। और इसी के साथ ये मैच, जो कि इंग्लैंड की तरफ ज्यादा झुक चुका था, सिर्फ 4 गेंदें लगी वेस्ट इंडीज के पाले में जाते हुए। Carlos Brathwaite! Remember the name! History for the West Indies! नंबर 2, भाई अब जो ये वाला मैच है ये टोटली राउंड 12 की ईपीएल वाली इस वीडियो से इंस्पायर लगता है, क्योंकि इस मैच में जिस तरह की बैटिंग हो रही थी उस पर किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। और ये मैच है 2023 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच। अफगानिस्तान की मिलीजुली बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 292 का टारगेट रखा था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पर आई तो 20 ओवर में ही ये मैच अफगानिस्तान के नाम हो चुका था, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग ऑस्ट्रेलियंस बल्लेबाजों के पल्ले नहीं पड़ी और 20 ओवर से भी कम में सिर्फ 91 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी वापस जा चुके थे। और अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का मैच को जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि भाई आप खुद सोचो 200 से ज्यादा रन चाहिए थे और 7 मेन बैटर वापस जा चुके थे और पिच पर जोड़ी थी ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस की। एंड भाई फिर यहाँ से जो मैजिक हुआ ना वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि यहाँ से मैक्सवेल ने बिना कुछ सोचे मारना शुरू किया और भाई फिर हर बॉल को मारते चले गए। पहले 50 पूरा किया, फिर 100 पूरा किया, फिर 150 पूरा किया और मैच को इस मोमेंट पर लाकर कर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया 47वें ओवर में 287 तक पहुंच गई थी और विकेट 7 की 7 थी। और इस मैच का सबसे बड़ा क्लच मोमेंट था मैक्सवेल के साथ पैट कमिंस का अपनी विकेट बचाकर रखना। इस मैच में पैट कमिंस ने 12 रन बनाए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट 68 गेंदें खेलकर मैक्सवेल के साथ टिके रहे। एंड फिर आता है फाइनल मोमेंट। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और मैक्सवेल को भी अपने 200 के लिए सिर्फ 5 ही रन चाहिए थे। और तब इस छक्के के साथ मैक्सवेल ने ओडीआई हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को यह हारा हुआ मैच सिंगल हैंडेडली जिता दिया था। नंबर 1, वेल ये सारे मैचेस ओडीआईज या फिर T20 थे, लेकिन भाई असली ड्रामा तो टेस्ट क्रिकेट में होता है और ये ड्रामा आपको टेस्ट क्रिकेट की सिर्फ ये एक ओवर एक्सपीरियंस करा देगी, क्योंकि भाई इस ओवर ने लोगों के नाखून गायब कर दिए थे। और वो कैसे, ये आप इस वीडियो में देख लो। और आपका फेवरेट क्रिकेट मैच कौन सा है वो आप कमेंट करके जरूर बताना।